channel. Today we have with us Mr. Yash Tiwari. Yash Tiwari is a global youth mentor, best-selling author and has written multiple books. He has delivered speeches on TED Talks and Joe's Talks. He is a public speaker, mental health awareness advocate and a youth influencer. His critically acclaimed debut novel, A Celebration in Tribulation, was written at the age of 16. He has also authored Pandemic 2020, Life of the Virus, for which he has received India Book of Records and Asia Book of Awards. He has also received International Award for being the youngest author to author a book on pandemic COVID-19. He is also invited to deliver various sessions on social and psychological issues all around the world. Yash has delivered thought-provoking sessions all around the world such as in USA, UK, Nigeria, etc. So, Mr. Yash Tiwari, welcome to our channel. सबसे पहले तो आप बताएं आपको कैसा लग रहा है हमारे चैनल पर आके? बहुत ही खुशी हो रही है आज इस चैनल पे आके आपके साथ इंटरेक्ट करते हुए एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपकी जो ग्लोबल ऑडियंसेस हैं उनको गाइड करते हुए बिकॉज आज के हमारे इस कन्वर्सेशन में बहुत से ऐसे टॉपिक्स हैं, बहुत से ऐसे सब्जेक्ट मैटर्स हैं which we are going to be speaking about which will work on the personality development, growth, enhancement and most importantly skill building of all the individuals who are watching our show today. तो बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है आज इस प्लेटफॉर्म पे आके एंड वेरी एक्साइटेड फॉर दिस कन्वर्सेशन एज वेल। थैंक यू मिस्टर यश। यश सबसे पहले हम आपसे पूछना चाहेंगे ये जो आपकी जर्नी रही है इतनी कम उम्र में एक ऑथर बनना, स्पीकर बनना, ट्रेनर बनना, आप इसको हमें थोड़ा बताएं कैसे आपने ये शुरू करी। आप बचपन से एक सोच के चले थे मुझे ऑथर बनना है, मेंटोर बनना है या कैसे? बिल्कुल, तो जैसे कि आपने बचपन की बात कही, अब बचपन से हर बच्चे के मन में ही कोई ना कोई ख्याल होते हैं, कोई ना कोई विचार होते हैं अबाउट वेयर दे वांट टू गो। कई बच्चे एस्ट्रोनॉट्स बनना चाहते हैं, कई बच्चे डॉक्टर बनना चाहते हैं। एग्जैक्टली, ये तो कई किड्स फर्स्ट स्टैंडर्ड में ही सिलेक्ट कर लेते हैं। मेरा क्या था कि मुझे बचपन से ही लिखने की तरफ बहुत रुझान था। आई मीन आई रिमेम्बर कि व्हेन आई वाज जस्ट 6 or 7 years old मैं बहुत सारी कहानियां लिखता था, बहुत सारी पोइट्रीज लिखता था जिसको मेरे पेरेंट्स एक ऑनलाइन ब्लॉग पे कहीं पे अपडेट करते थे एंड उससे ये पता चलता है कि लिखने की तरफ, स्टोरी टेलिंग की तरफ और अपने विचारों को आई वुड से प्रेजेंट करने की तरफ हमेशा से ही एक पैशन रहा है। बट इट वाज एट द एज ऑफ 16 मोर स्पेसिफिकली 16 साल की उम्र में जब मुझे बहुत ही अच्छे से याद है मेरे 11th स्टैंडर्ड की जो पढ़ाई है कंप्लीट हो रही थी, एग्जाम्स हो रहे थे और मुझे ये पता था कि अब से कुछ समय में ही 12वीं कक्षा शुरू होने वाली है यानी कि 12th प्रेशर आने वाला है। एग्जैक्टली, वो जो सो कॉल्ड प्रेशर होता है 12th बोर्ड्स का, जैसे कि आपने कहा, ये तो हमको पता है कि हमारी कंट्री में स्पेसिफिकली कितना ज्यादा होता है बिकॉज ऐसा माना जाता है कि जो 12th बोर्ड्स है वो एक तरीके से लाइफ डिफाइनिंग मोमेंट होते हैं किसी भी यंगस्टर की जिंदगी में। तो मुझे भी ये पता था कि अगर एक बार 12वीं कक्षा शुरू हो गई तो फिर तो पढ़ाई की तरफ ही पूरा फोकस लग जाएगा, तो क्यों ना उसके पहले अपने फील्ड ऑफ पैशन में कुछ किया जाए, अपने इंटरेस्ट की फील्ड की तरफ एक कदम उठाया जाए। और इसी सोच के साथ मैंने लिखने शुरू करी थी अपनी पहली किताब एट द एज ऑफ 16 और लिटिल डिड आई नो कि विद इन 22 डेज मैंने लिखी होगी अपनी फर्स्ट नॉवल विच टाइटल एज सेलिब्रेशन इन ट्रिब्यूलेशन, जैसे कि आपने मेंशन करा, would go on to become this internationally acclaimed and award winning book, जिसके बाद मुझे अपनी पहली टेड टॉक के लिए बुलाया गया। So that is when my journey started and बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है इन क्रिएटिव एवेन्यूज के थ्रू विश्व भर में ग्लोबल ऑडियंसेस को इम्पैक्ट करते हुए, इंस्पायर करते हुए और जिंदगी के बारे में गाइड करते हुए। तो आप मुझे हमारी ऑडियंस को अपनी फर्स्ट बुक के बारे में बताएंगे क्योंकि 22 दिन के अंदर जी इतनी कम उम्र में और 22 दिन के अंदर एक बुक लिख देना, वो भी जब आपके 12th के बोर्ड से अप्रोच कर रहे हो तो कैसे? बिल्कुल, तो देखिए होता क्या है कि जब आप अपने मन की फील्ड में कुछ काम करना शुरू करते हैं या इंटरेस्ट की फील्ड में काम करना शुरू करते हैं तो ऑटोमेटिकली आप बहुत ज्यादा डेडिकेटेड फील करते हैं। आपको ऐसा लगता है कि योर एंटायर माइंड एंड सोल इज एब्सोल्युटली डेडिकेटेड, यू आर एंजॉयिंग दैट।
तो मेरे साथ भी यही था कि चल तो रही थी 12वीं कक्षा, लेकिन पूरा जो फोकस था वो इस स्टोरी की तरफ था जो कि मैं अपनी पहली किताब में लिख रहा था, which was about this young girl actually who is suffering from a lot of ailments, और उसके जो पेरेंट्स हैं they are willing to support her and they are willing to make her life the best it can be even in a short span of time. तो anyway, इस कहानी को जब मैं किताब में लिख रहा था, A Celebration in Tribulation, उस किताब को लिखने के बाद उन 22 दिन के बाद, जैसे कि आपने कहा, when it received the global acclaim and appreciation and awards and all the, I would say, the prestige, मुझे उससे ये पता चला कि ये जो शब्दों को हम लोग इस्तेमाल करने की बात करते हैं, इनको एक बहुत ही पॉजिटिव तरीके से, सकारात्मक तरीके से यूज किया जा सकता है, यूटिलाइज किया जा सकता है, आई वुड से, टू इम्पैक्ट द इंडिविजुअल्स ऑन अ डीपर लेवल। यानी कि शब्दों को हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, भले ही किसी भी एज के या फिर किसी भी वर्ग के लोग क्यों ना हो, उनको हम लोग पॉजिटिवली इम्पैक्ट कर सकते हैं इवन विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स। और जब उस किताब को लिखने के बाद मुझे अपनी पहली टेड टॉक पे बुलाया गया, देयर दैट थॉट प्रोसेस गॉट मोर क्लैरिटी, आई वुड से पर्सनली, क्योंकि तब मुझे ये समझ में आया था कि दीज आर द फील्ड, भले ही वो स्टोरी टेलिंग को लेकर हो या लिटरेचर को लेकर हो या पब्लिक स्पीकिंग को लेकर हो या फिर किसी भी क्रिएटिव एवेन्यू के बारे में बात कर सकते हैं, वेयर आई वांट टू डू माय बेस्ट एंड पॉजिटिवली इम्पैक्ट एंड इंस्पायर द एंटायर वर्ल्ड। तो अब इसी फील्ड में आगे बढ़ते हुए मुझे और भी बहुत सारे काम हैं जो करने हैं और दुनिया भर को इंस्पायर तो करना ही है। जी, तो यश, जैसे अभी हमारी जो दुनिया है ना, बहुत डिजिटाइजेशन हो चुका है, ठीक है, एक सोशल वर्ल्ड चल रहा है, सोशल मीडिया है और सब कुछ, और जो हमारे पेरेंट्स हैं ना, वो अभी थोड़ा सा इतने वेल अवेयर ऑफ नहीं है इन चीज़ों से। तो और जो जिस फील्ड में आप हैं ऑफ कोर्स, तो उसमें बहुत डिजिटल मीडिया है, तो आपको कैसे उनसे सपोर्ट मिला, वो कैसे आपकी इस जर्नी में आपके साथ थे? बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, मैंने अपने सारे इंटरव्यूज में हमेशा बहुत ही कैंडिडली इस बात को रखा है कि जो मेरे पेरेंट्स हैं, जो मेरी फैमिली है, वो हमेशा ही एक्सट्रीमली सपोर्टिव रही है मेरे हर एक एंडेवर को लेके, मेरे हर एक पैशन को लेके, मेरे हर एक एम्बिशन को लेके, या इवन कोई प्रोजेक्ट दैट आई एम वर्किंग ऑन और आई एम विलिंग टू वर्क अपॉन। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो दरअसल एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी से हमको मिलता है कि जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले हम लोग बात कर रहे थे कि 16-17 साल की उम्र में आई वाज इनवाइटेड फॉर माय फर्स्ट टेड टॉक व्हेन माय 12th बोर्ड्स वर अप्रोचिंग। लेकिन आपको जान के शायद काफी ज्यादा ये शॉकिंग लगेगा और सरप्राइजिंग लगेगा कि ये जो हम लोग इवेंट की बात कर रहे हैं, व्हिच वी नो इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट प्लेटफॉर्म वेयर अ पर्सन कैन स्पीक, इस प्लेटफॉर्म की मेरी टॉक और ये इवेंट स्केड्यूल्ड था राइट इन बिटवीन ऑफ माय फिजिक्स बोर्ड्स एग्जामिनेशन एंड माय केमिस्ट्री बोर्ड्स एग्जामिनेशन, एंड आई एम बीइंग ऑनेस्ट अबाउट इट। एंड इवन इन दैट सिचुएशन, जहाँ पे हम जानते हैं कि यूजुअली, जैसे कि हमको पता है कि ट्रेडिशनली किसी भी घर में अगर बोर्ड्स की बात हो रही है तो बच्चों से उनके पेरेंट्स या उनके फैमिली या गार्जियंस कह देते हैं कि ना तो तुम्हें गेम्स खेलने को मिलेगा, ना तो तुम्हें टीवी देखने को, अरे वो तो जाने मिलेगा। एग्जैक्टली। सो एक जो रिस्ट्रिक्शन है, जो पाबंदी है, वो बच्चों पे आ जाती है जब उनके 12th बोर्ड्स मोर स्पेसिफिकली आते हैं। बट मेरे पेरेंट्स, they were even supportive in that instance because they were absolutely clear about one thing, कि हमको ये पता है कि जितना एफर्ट और जितना पोटेंशियल तुम अपने क्रिएटिव पैशंस की तरफ लगाओगे, उतना ही एफर्ट और पोटेंशियल तुम अपनी पढ़ाई या बाकी के ऑब्लिगेशंस की तरफ भी लगाओगे। एंड दैट वाज 2018, ये मैं कुछ साल पहले की बात कर रहा हूँ जब की ये बात है। तो बैक देन आई वाज जस्ट 16 years old। तो अब तो समय के साथ बढ़ते हुए, इवन व्हेन आई एम बिकमिंग मोर मैच्योर एंड आई प्रोफेशनली एंटर्ड दिस फील्ड ऑफ पब्लिक स्पीकिंग एंड राइटिंग एंड लिटरेचर, तो हमेशा ये जो पेरेंट्स हैं, जो फैमिली है, वो बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव रही है इस बात को लेके और एनकरेजिंग रही है इस बात को लेके, बिकॉज दे ऑल्सो अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ यूटिलाइजिंग एंड चैनलिंग वंस पोटेंशियल टू पॉजिटिवली इम्पैक्ट द वर्ल्ड। तो कहीं ना कहीं जो उनका सपोर्ट है, उनका जो कह सकते हैं एनकरेजमेंट हमेशा रहा है, फ्रेंड्स का भी, फैमिली का भी, मेंटर्स का भी, उसके लिए भी मैं हमेशा ही बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार महसूस करता हूँ। और बहुत ही खुशी होती है इस बात को अब प्रीच करते हुए, इवन ऑन ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स लाइक दीज, जहाँ पे हम लोग आज कन्वर्सेशन कर रहे हैं, कि आज समय बदल रहा है। जो आज दुनिया है, इट इज इनहैंसिंग, इट इज मॉडर्नाइजिंग। जैसे कि आपने एक शब्द बोला था कि डिजिटलाइजेशन हो रहा है दुनिया का।
अब हमको यहाँ पे ये बात याद रखने की ज़रूरत है और प्रीच करने की भी ज़रूरत है पेरेंट्स को या एल्डर्स को या गार्जियंस को कि आज के जो यंगस्टर्स हैं वो कन्वेंशंस के विद इन नहीं रह सकते। नहीं, देखिए आपके हिसाब वो से ऑफ एक्सप्लोर कोर्स करना चाहते हैं। एग्जैक्टली आपके हिसाब से आप अपने बच्चों को वही गाइड करेंगे जो आपको बेस्ट लगता है, जी। बट एट द सेम टाइम जो आज के यंगस्टर्स हैं वो इतने ज़्यादा कह सकते हैं एक्सपेंसिव वर्ल्ड को एक्सपोज्ड हैं और साथ ही साथ में उसको एक्सप्लोर करना भी जा रहे हैं विद अ पॉजिटिव माइंडसेट कि कई बार उनको वो फ्रीडम देना ज़रूरी होता है, बिकॉज जब तक आप अपने घर के बच्चों को अलाउ ही नहीं करेंगे to spread their wings and fly as high as they want to, तब तक वो अपने रियल पोटेंशियल को कैसे एनालाइज कर पाएंगे या चैनल कर पाएंगे। सो आई हैव ऑलवेज बीन वेरी फॉर्चुनेट विद दिस कि जो मेरी फैमिली है दे हैव ऑलवेज गिवन मी द फ्रीडम टू परस्यू माय क्रिएटिव पैशंस एंड एंडेवर्स, और एक यही चीज़ है जो कि मैं दुनिया भर में सारे ही पेरेंट्स, सारे ही एल्डर्स, सारे ही गार्जियंस को भी सजेस्ट करना चाहूँगा एंड इवन रिक्वेस्ट करना चाहूँगा एज ए यंगस्टर माई सेल्फ। जी। तो ये जैसे आपने बताया कि आप 16 इयर्स के थे और दैट टू कि आपके बोर्ड्स के एग्जाम थे, 2 एग्जाम्स के बीच में आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली। वो कैसा एक्सपीरियंस था इतनी कम उम्र में इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे जाना और बोर्ड्स एग्जाम्स के बीच में जाना, जी। वो कैसा एक्सपीरियंस था? आपको कैसा लगा फर्स्ट टाइम ऑडियंस को फेस बिल्कुल करके? बिल्कुल। सो मुझे बहुत ही अच्छे से याद है कि व्हेन आई वाज इनवाइटेड टू दैट फर्स्ट टेक टॉक एंड सिंस देन आई हैव डिलीवर्ड मेनी मोर एज वेल एज जोश टॉक्स अराउंड द वर्ल्ड, तो जब मैं उस प्लेटफॉर्म पे गया मैंने ये देखा कि मेरे साथ के जितने भी स्पीकर्स हैं दे आर इन देयर 70s और 60s और 50s या मुझसे बहुत ही decades elder हैं they are, and they are renowned personalities from various walks of life around the world, famous personalities, and in that moment मुझे नर्वसनेस फील नहीं हुई बिकॉज मुझसे हमेशा हर एक इंटरव्यू में पूछा जाता है कि आज एज अ ग्लोबल यूथ मेंटर एंड एज एन इंटरनेशनल पब्लिक स्पीकर मैं लाखों करोड़ों लोगों को गाइड करता हूँ, उनको एड्रेस करता हूँ अपने टॉक्स में, अपने सेशंस में, बट जब ये जर्नी शुरू हुई थी क्या मुझे नर्वसनेस फील होती थी। और मैं हमेशा यही कहता हूँ कि इवन इन दैट फर्स्ट टॉक दैट आई वाज डिलीवरिंग मुझे नर्वसनेस जैसी कोई भी चीज़ इसलिए नहीं फील हुई थी बिकॉज आई वाज absolutely excited. I'm being honest about it. मुझे अच्छे से याद है कि जैसे ही मैंने देखा कि there is a camera that is focused on me and a spotlight that is lighting me up, तो मुझे एक बात का realization बहुत ही अच्छे से हुआ था कि what all I'm going to speak right now, every single word जो कि मैं अब से बोलूँगा आगे चलते हुए, it is going to positively guide an individual to find a light in their life. यानी कि जो लोग शायद अपनी जिंदगी में थोड़ा रुका हुआ फील कर रहे हैं या गाइडेंस नहीं ढूंढ पा रहे, मेरा हर एक शब्द आगे चलते हुए उनकी जिंदगी को बेहतर भी कर सकता है, उनको गाइड भी कर सकता है और दुनिया भर में ग्लोबल ऑडियंसेस को पॉजिटिवली इम्पैक्ट और इंस्पायर कर सकता है। तो ये जो एक ऑप्टिमिस्टिक थॉट था इसने मुझको इतना ज़्यादा एक्साइट कर दिया कि मैं अपनी वॉइसेस और वर्ड्स के थ्रू दुनिया भर में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता हूँ कि देयर वाज नो रूम लेफ्ट फॉर एनी एंजाइटी और नर्वसनेस एट ऑल। तो आज भी यही होता है कि जब हम आज ये कन्वर्सेशन कर रहे हैं नर्वसनेस जैसी कोई चीज़ ही नहीं आती है बिकॉज मुझे ये पता है कि इस कन्वर्सेशन का भी जो गोल है वो ये है कि दुनिया भर में लोगों को आज हम लोग गाइड कर रहे हैं और पॉजिटिवली इम्पैक्ट कर रहे हैं। सो दैट इज व्हाट आई फील एक्साइटेड अबाउट रादर देन एनी नर्वसनेस एट ऑल। तो अच्छा ठीक है, आप बहुत कम उम्र में एक लेवल पे पहुंचे, आपने एक सफलता पाई सब कुछ, तो आपको कुछ स्ट्रगल फेस करनी पड़ी? मतलब जैसे फैमिली सपोर्ट में थी, फ्रेंड्स थे, सब कुछ था, लेकिन फिर भी एक एक्सपीरियंस की कमी थी कहीं कम उम्र होने की वजह से, या क्या ऐसा स्ट्रगल रहा आपके जीवन में अभी तक? देखिए एक्सपीरियंस की कमी तो मैं नहीं कहूँगा, बट एक जो डिफिकल्टी की बात हम लोग कर सकते हैं वो ये होगी कि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इवन आज के मॉडर्नाइज्ड वर्ल्ड में, आज के एडवांस्ड वर्ल्ड में आज दुनिया आगे बढ़ गई है लेकिन कुछ सोच है, कुछ आइडियोलॉजीज हैं जो कि अब भी एग्जैक्टली जो अब भी कहीं ना कहीं उन्हीं रूढ़िवादी प्रथाओं के बीच में है या स्टीरियोटिपिकल आइडियोलॉजीज के बीच में फंसी हुई हैं। तो वो जो ओल्ड आइडियोलॉजीज एंड परसेप्शंस हैं उनसे किसी भी यंगस्टर का हु इज ट्राइंग टू डू समथिंग अनकन्वेंशनल इवन एट अ वेरी यंग एज कभी कभार थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है।
होल्ड बैक करती है? जैसे कि देखिए होता क्या है कि होल्ड बैक वो लोग रह जाते हैं जो कि गिव इन करते हैं। मेरा हमेशा से ये परसेप्शन रहा है कि आई विल नेवर गिव इन टू एनी नॉइज और टू एनीथिंग नेगेटिव एट ऑल। मुझे उससे मतलब ही नहीं है। मैं ट्राई करूंगा कि इवन उस पे भी मैं एक पॉजिटिव इम्पैक्ट बना दूं, और इवन जिन लोगों की सोच अगर हम लोग कह रहे हैं कि स्टीरियोटिपिकल आइडियोलॉजीज में ही फंसी हुई है, तो उन लोगों को भी मैं कैसे पॉजिटिवली इम्पैक्ट करके उससे बाहर निकाल सकता हूँ। बट जैसे कि हम लोग डिफिकल्टी की बात कर रहे थे, मुझे बहुत ही अच्छे से याद है कि जब एक कम उम्र में मैंने ये लिटरेचर की फील्ड में और पब्लिक स्पीकिंग की फील्ड में एक स्टेप लिया था, तो कई ऐसे लोग जरूर रहे होंगे जो कि देख के ही ये सोच लेते हैं कि एक इंसान का जो एक्सपीरियंस है, द मेजर ऑफ इट इज देयर एज। जो कि हम लोग को पता है कि आज के इवन मॉडर्न जमाने में भी कई बार लोगों के पोटेंशियल और टैलेंट को मेजर किया जाता है बेस्ड ऑन हाउ यंग दे आर और हाउ ओल्ड दे आर। ये मैं सिर्फ यंगस्टर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, बट इवन कई बार जो बहुत बड़ी उम्र के लोग होते हैं, अगर हमारे घर में ही हम लोग के कोई बाबा दादी नाना नानी है, वो कहें कि उनको अपना बिजनेस शुरू करना है, कई बार ऐसा इस चीज को करने का क्या फायदा, which I am strongly against, because मेरा ये मानना है कि आपकी जो एज है वो कभी भी ये डिटरमाइन नहीं कर सकती कि आपको क्या करना चाहिए। आप एक कम उम्र में भी बहुत कुछ कर सकते हैं, आप एक बड़ी उम्र में भी बहुत कुछ कर सकते हैं। It is just about that drive which you have within yourself, that potential that you have within yourself, and the passion that you have within yourself to do something। तो मुझे अच्छे से ये बात याद है कि इवन मान लीजिए अगर कुछ सेशंस में इनिशियल फेज में मुझे ऑडियंस में कोई ऐसे लोग दिखे भी थे जो कि मुझसे डेकेड्स अपॉन डेकेड्स एल्डर हैं, और जो कि शायद इनिशियली जज कर रहे थे कि अरे कम उम्र का बच्चा हमको क्या सिखा देगा, तो बाय द एंड ऑफ द सेम सेशन वही लोग खड़े होके लंबे लंबे राउंड ऑफ अप्लॉज कर रहे थे, स्टैंडिंग ओवेशंस दे रहे थे एंड सिग्नेचर्स लेने के लिए आ रहे थे। तो मेरा हमेशा यही मानना है कि इवन अगर आप अपनी जिंदगी में कभी ऐसी डिफिकल्टी को एनकाउंटर करते हैं, गिव इन मत करिए, बल्कि अपने एक्सपीरियंस, अपने पोटेंशियल और अपने पैशन के थ्रू बेस्ट ऑफ बेस्ट प्रेजेंट करिए। बिकॉज जब आप बेस्ट प्रेजेंट करते हैं तो इवन जो रूढ़िवादी सोच हो गई या स्टीरियोटिपिकल आइडियोलॉजी वाले लोग हैं, वो लोग भी आपके सपोर्ट में आ जाते हैं। तो हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए और अपने पोटेंशियल में बिलीव जरूर करना चाहिए, रिगार्डलेस ऑफ व्हाट द पीपल माइट बी थिंकिंग। यश, आपने एक बहुत बड़ी ऑडियंस को रिप्रेजेंट किया है, आपने अपने माध्यम से उनको बहुत सारी पॉजिटिव थिंकिंग या बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया है। मैं सबसे मैं अपने शो पे एक उठाना चाहूँगी कम्युनिकेशन स्किल्स। जी ठीक है, तो आपको क्या लगता है कम्युनिकेशन स्किल की एक क्या डिफिनीशन है? एक गुड कम्युनिकेशन स्किल्स होती क्या है? देखिए, ये क्वेश्चन आपने बहुत ही अच्छा उठाया, बिकॉज कम्युनिकेशन स्किल्स एक ऐसी चीज है जिसको मैं तो कहूंगा कि ये आज के मॉडर्न जमाने में एक चॉइस नहीं है। इट इज नॉट अबाउट वेदर यू वांट टू, एग्जैक्टली, इट इज नॉट अबाउट अ चॉइस दैट क्या आपका मन है कि नहीं। बिकॉज आप शायद टेक्नोलॉजी की फील्ड में बहुत अच्छे हो, आप शायद इंजीनियरिंग की फील्ड में बहुत अच्छे हो, आप शायद मेडिसिन या किसी भी फील्ड में बहुत अच्छे हो, एंड स्टिल in order to grow further in this world, the basic communication skills will be required। तो उनके बिना तो आगे बढ़ना पॉसिबल ही नहीं है। लाइक आप इसको ऐसे ही देख लीजिए, एक स्कूल जाता हुआ बच्चा है, अगर उसके पास बेसिक कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है, वो पीछे रह जाता है। एनुअल कॉन्सर्ट्स, जितने भी फेस्ट्स होते हैं उसमें वो अकेला रह जाता है। फिर पॉइंट आता है कॉलेज अच्छा ज्वाइन करने का, बोर्ड्स में जितने भी अच्छे मार्क्स आ गए, बट अगर अपने इंटरव्यू राउंड में या ग्रुप डिस्कशन में वो बच्चा अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाया, फिर से वो पीछे रह जाता है। मान लीजिए कि लड़ झगड़ के वो अच्छे कॉलेज में भी चला गया, अब उसके बाद क्या होगा कि टाइम आएगा जॉब का, प्लेसमेंट्स का, फिर से वही सीन है। आप अच्छे से अगर बात नहीं कर पाएंगे अपने इंटरव्यूज में, इंटरैक्ट नहीं कर पाएंगे अपने हायरर्स के थ्रू, तो होगा क्या कि आप पीछे रह जाएंगे और दुनिया आगे बढ़ जाएगी, which of course you do not want। तो आगे बढ़ने के लिए बाकी सारी स्किल्स के साथ और बाकी सारे परसेंटेजेस के साथ आपको कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करना तो जरूरी हो जाता है। बट कम्युनिकेशन स्किल्स का जो असली पैमाना है, जो असली मेजर मैं कहूँगा, इन ऑर्डर टू डिसाइड वेदर अ पर्सन इज स्पीकिंग इफेक्टिवली, इज नॉट जस्ट अबाउट व्हाट दे आर सेइंग। यानी कि यहाँ पे हम लोग आपके बनावटी एक्सेंट या बोलने के वर्ड्स की कॉम्प्लेक्सिटी की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे हम लोग ये बात कर रहे हैं कि आपका हर एक शब्द स्पष्टता के साथ आप बोल रहे हैं,
आपकी हर एक बात लोगों को समझ में आ रही है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपकी हर एक बात लोगों को मेमोरेबल लग रही है, बिकॉज यू आर नॉट स्पीकिंग समथिंग जस्ट फॉर द प्रेजेंट टेंस. You should be striving to speak something that the person who is listening to you will remember for the rest of their life. अगर मैं कोई टॉक डिलीवर करता हूँ तो मेरे मन में हमेशा ये बात होती है कि मैं ऐसे मैसेजेस कन्वे करूँ, ऐसी बातें बोलूँ जो कि लोग सच में अपनी जिंदगी में उतार पाए और जिनको लोग हमेशा के लिए याद रखें. Because that is somewhat of a measure of effective communication skills. तो मेरा यही मानना है कि अगर आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर करना है तो उस पे सबसे पहले तो आपको ध्यान देना होगा इस बात पे कि वेदर यू आर स्पीकिंग इन अ वे दैट पीपल फाइंड इट इंटरेस्टिंग, मेमोरेबल एंड अंडरस्टैंडेबल और नॉट. यस, ये तो रही हमारी प्रोफेशनल लाइफ, ठीक है, कि हमारी प्रोफेशनल लाइफ में कितना इम्पोर्टेंस है कम्युनिकेशन का स्ट्रॉन्ग होना. आजकल हम देखते हैं कि पर्सनल लाइफ लोगों की जी, लोग आपस में बात नहीं कर रहे हैं. आजकल दुनिया क्या चल रही है कि वो चैट्स पे अवेलेबल है बट फोन कॉल्स पे अवेलेबल नहीं है, सामने बैठे हैं बट फोन्स पे बिजी हैं. तो आपको क्या लगता है कि कम्युनिकेशन स्किल क्या हमारी पर्सनल लाइफ में भी जरूरी है? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली आई वुड से. बिकॉज देखिए, कम्युनिकेशन स्किल्स की जैसे मैंने बात कही, ये सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर एवेन्यू ऑफ लाइफ तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है. एक यंगस्टर से लेके एक एल्डर तक, एक किड से लेके एक पेरेंट तक, हर एक इंसान को ही कम्युनिकेशन स्किल्स की जरूरत होती है. भले ही आप एक डॉक्टर हो, चाहे आप एक होम मेकर हो टेकिंग केयर ऑफ योर हाउस होल्ड, चाहे आप एक इंजीनियर हो या फिर आप एक डेस्क जॉब कर रहे हो किसी ऑफिस में. ये प्रोफेशनल या पर्सनल या होम या वर्क की बात दरअसल है ही नहीं. देखिए, मैन इज अ सोशल एनिमल, ये तो हम लोग जनरली कहते ही हैं, राइट. उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि आप लोगों से बातचीत करते हैं, आप लोगों से इंटरैक्ट करते हैं, और जब आप लोगों से बातचीत नहीं कर पाते तो आप भी आइसोलेटेड फील करते हैं, और जो आपके सामने लिसनर है वो भी फील करता है कि दे आर डिस्टेंस्ड फ्रॉम यू. तो अगर आप सच में उस कनेक्टिविटी को एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, भले वो आपके लव्ड वंस के साथ हो, चाहे आपके पेरेंट्स के साथ हो, चाहे आपके किड्स के साथ हो या फैमिली के साथ हो या किसी के भी साथ हो, you have to be able to communicate with them. और यहाँ पे भी once again हम लोग सिर्फ फॉर्मेलिटी के कम्युनिकेशन की बात नहीं कर रहे. इफेक्टिव कम्युनिकेशन जहाँ पे सामने वाला इंसान सच में आपकी बात से सुनना चाह रहा है, इम्पैक्टेड फील कर रहा है, एंड दे फाइंड व्हाटएवर यू आर सेइंग मेमोरेबल इन सम डिग्री एज वेल. तो बहुत ही जरूरी होता है कि इवन पर्सनल लाइफ में भी कम्युनिकेशन स्किल्स को हम लोग उतनी ही तवज्जो दें जितनी हम लोग अपनी प्रोफेशनल लाइफ में देते हैं. हाँ यश, क्या होता है ना, जैसे कि अभी हम अपने बच्चों को देख लें, वो स्कूल में बोल नहीं पा रहे हैं, वो कॉलेज में बोल नहीं पा रहे हैं, उनकी स्किल्स इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है. आपको क्या लगता है, हम क्या उनको कैसे शिक्षा दें या कैसे उनको इनकरेज करें कि वो अपने अंदर की बातें या उसको बोल के यही एक माध्यम है, हमें खुद के अंदर की जो भी बातें हैं, थॉट्स हैं, सब कुछ बताने का यही एक माध्यम है. तो कैसे उन स्किल्स को स्ट्रॉन्ग करना है? कम्युनिकेशन स्किल्स की जब हम लोग बात करते हैं तो एक मंत्र जो कि मैं हमेशा शेयर करता हूँ, जिसकी मदद से कोई भी इंसान अपनी स्पीकिंग स्किल्स और इंटरैक्टिंग स्किल्स को बेहतर कर सकता है, इस मंत्र को मैं बोलता हूँ द रूल ऑफ 5C. अब आप मुझको बताइए कि इस हाथ में आपको कितनी फिंगर्स दिख रही हैं? 5 दिख रही हैं. 1 2 3 4 and 5. There are 5 fingers in a hand. Content, clarity, creativity, connectivity and confidence. कितने हो गए पॉइंट्स? 5. अब अगर इन 5 पॉइंट्स को मैंने मास्टर कर लिया, ये क्या दिख रहा है आपको? ये क्या बन गया? एक फिस्ट. ये बन गई एक मुट्ठी. अब ये एक ऐसी फिस्ट है जो कि तोड़ गिरा सकती है बड़े से बड़े उस बैरियर को जिसको हम लोग कहते हैं द वॉल ऑफ एंजाइटी या द वॉल ऑफ इंट्रोवर्जन, या वो जो नहीं नर्वसनेस की दीवार आपको अपने अराउंड फील होती है जब भी आप किसी से इंटरैक्ट करने का प्रयास करते हैं. तो वो जो दीवार आपको अपने अराउंड फील होती है जब भी आप किसी से बात करने का प्रयास करते हैं, भले आप उसको एंजाइटी कहें चाहे नर्वसनेस कहें, 5C के इस मंत्र से आप बहुत ही आसानी से इस दीवार को गिरा सकते हैं. अब जल्दी से हम लोग ये भी समझ लेते हैं कि आखिर इस 5C के रूल में होता क्या है. तो हमारे पास 5 पॉइंट्स हैं: कंटेंट, क्लैरिटी, क्रिएटिविटी, कनेक्टिविटी एंड कॉन्फिडेंस.
सबसे पहले आता है कंटेंट। आपको ऐसी बातें बोलनी है जो कि सच में ऑथेंटिक है, जेन्युइन है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जिनसे आप पर्सनली रिलेट और कनेक्ट कर पाते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, आज के हमारे इस शो में हम बहुत सारी मोटिवेटिंग इंस्पायरिंग बातें कर रहे हैं, बट आपने स्टार्टिंग में मुझसे कुछ ऐसे सवाल पूछे जो कि मेरी जिंदगी के बारे में थे, मेरे व्यक्तिगत जर्नी के बारे में थे। तो इससे क्या हुआ कि जो भी चीजों के बारे में मैं गाइड कर रहा हूँ, दे बिकम कनेक्टेड विद माय पर्सनल एक्सपीरियंसेस। तो जब आप ऐसा कंटेंट डिलीवर करते हैं जिसको या तो आपने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है या जिसके बारे में आपको जेन्युइनली नॉलेज है, तो वो आपकी ऑडियंस के लिए हो जाता है बेहतर। तो सबसे पहले कंटेंट पे काम किया, फिर आती है क्लैरिटी। अब जैसे कि मैं स्टार्टिंग में ही कह रहा था, शायद आपके भी कई सारे ऐसे दोस्त होंगे जो कि इतनी बनावटी एक्सेंट में बात करते हैं कि समझ में ही नहीं आता कि वो किस देश दुनिया से आए। राइट, ऐसा होता है, सबके साथ होता है। बिकॉज कई लोग इंटेलेक्चुअल प्रिटेंस के लिए इस एक्सेंट में या इस वोकैबुलरी के साथ बात करते हैं जो कि उनको खुद भी नहीं समझ में आती, लेट अलोन दी ऑडियंस। अब मेरा सवाल आपके लिए ये है कि क्या एक ऐसा स्पीकर आपके लिए ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा या एक ऐसा स्पीकर जिसका हर एक शब्द आपको समझ में आ रहा है, जिसकी वोकैबुलरी अंडरस्टैंडेबल है और जिसकी बातें भी आपके लिए थॉट प्रोवोकिंग है? ऑफ कोर्स द लैटर वन। दैट वाज द केस फॉर एवरी सिंगल पर्सन। तो अपनी वाणी में, अपने शब्दों में एक क्लैरिटी को डेवलप करना भी बहुत जरूरी है। शायद आप बिल्कुल कह सकते हैं इम्पेकेबल वोकैबुलरी के साथ अपनी बात को ना कह पाए, शायद आपका एक्सेंट उतना अच्छा ना हो जितना आपके दोस्तों का होगा, लेकिन अगर आपकी बातों में स्पष्टता होगी तो हर किसी को आपका बोलना ही सबके कंपैरिजन में बेहतर लगेगा। अब हमारे रूल ऑफ 5C में थर्ड सी आता है क्रिएटिविटी का। अब क्रिएटिविटी एक ऐसी चीज है जिसको एक बहुत ही आसान से उदाहरण के साथ में समझाना चाहूंगा। आप मुझको ये बताइएगा, जब आप स्कूल के दिनों के अपने समय को याद करती हैं तो क्या आपको ये याद है कि कुछ क्लासों को अटेंड करने में सच में मजा आता था, लेकिन आधे क्लासों में सिर्फ बैठे रहते थे? होता था कि नहीं होता था ऐसा? होता था, सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता था। बट इन्हीं सब क्लासों में कुछ ऐसे पीरियड्स होते थे जहां पे यू फेल्ट जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन व्हाट द टीचर वाज टीचिंग, राइट? अब पता है ऐसा कई बार क्यों होता था? नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ द कंटेंट ऑफ द सब्जेक्ट, बट बिकॉज ऑफ द वे इन विच द टीचर वाज स्पीकिंग। वो इतने ज्यादा क्रिएटिव, मजाक, हंसी, अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस, एग्जांपल्स के साथ इवन मैथमेटिकल इक्वेशंस को शेयर करते थे कि मन लगता था उन पढ़ाई के विषय में भी। तो बहुत ही जरूरी होता है कि जब हम कोई बात कम्युनिकेट कर रहे हैं तो उसमें अपना एक क्रिएटिव स्पिन, एक क्रिएटिव अप्रोच भी डालें, बिकॉज चांसेस आर कि यू माइट बी स्पीकिंग व्हाट एवरी अदर पर्सन इज आल्सो स्पीकिंग, बट द मोमेंट यू बिकम क्रिएटिव इन व्हाट यू आर सेइंग, आपकी ऑडियंस के लिए वो बात हो जाती है इंटरेस्टिंग। अब हमारे रूल ऑफ 5C में फोर्थ नंबर पे आता है द पॉइंट ऑफ कनेक्टिविटी। अब कनेक्टिविटी काफी सिंपल चीज है और कैसे इस कनेक्टिविटी को डेवलप करना है ये भी हम लोग जल्दी से जान लेते हैं। सबसे पहले तो डर के कारण अपने आप को स्लाउच करके या आसमान में उड़ती हुई तितलियों को नहीं देखते रहना है जब आप बात कर रहे हैं। When you are speaking something, आपको अपने लिसनर की आंखों में आंखें डाल के अपनी बात को कहना होगा। और यहाँ पे हम लोग किसी रोमांटिक मूवी को कोट नहीं कर रहे हैं, बट दिस इज द ट्रूथ। आपको अपने लिसनर, अपनी ऑडियंस की आंखों में आंखें डाल के उनके साथ आई कांटेक्ट मेंटेन करके ही अपनी बात कहनी होगी। पता है क्यों? बिकॉज जब आप उस आई कांटेक्ट को मेंटेन करते हैं, आपकी ऑडियंस को लगता है कि आप सच में उनके साथ बात कह रहे हैं, ना कि उन पे कोई बात कह रहे हैं। यू हैव टू इंटरैक्ट विद देम एंड नॉट ऑन देम। सेकेंडली, अपनी बॉडी लैंग्वेज को भी स्ट्रॉन्ग बनाना बहुत ही जरूरी है, बिकॉज द मोमेंट यू करेक्ट योर पोस्चर, द मोमेंट यू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग बॉडी लैंग्वेज, तो वो स्ट्रेंथ आपकी बातों में भी आ जाती है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारे रूल ऑफ 5C में फिफ्थ नंबर पे आता है द पॉइंट ऑफ कॉन्फिडेंस। अब कॉन्फिडेंस तो एक ऐसी चीज है जो कि ना केवल कम्युनिकेशन स्किल्स लेकिन जिंदगी के हर एक एवेन्यू में जरूरी होता है। और ये कॉन्फिडेंस आप तभी बिल्डअप कर पाते हैं when you speak truthfully and when you do something truthfully. बिकॉज जब आप सच्चाई की मदद से कोई काम करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको अंदर से भी स्ट्रॉन्ग फील हो, योर ऑडियंस फील्स कॉन्फिडेंट इन व्हाट यू आर सेइंग एज वेल। यस, एक कम्युनिकेशन स्किल्स पे हमने कर लिया, बट आपने जितनी चीजें बोली उसमें मुझे एक क्वेश्चन ये पूछना है। कॉन्फिडेंस, आजकल बच्चों में कॉन्फिडेंस की भी बहुत कमी है जी, तो आप उसमें क्या गाइड करना चाहते हैं उनको कि कैसे वो अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाएं?
लोगों को फेस करने का, दुनिया को फेस करने का, या अपने डर को फेस करने का? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, कॉन्फिडेंस का एक बहुत बड़ा कारण कि क्यों नहीं ज़्यादातर लोग इसको बिल्डअप कर पाते हैं, वो ये होता है कि लोग अपने पोटेंशियल या अपने टैलेंट को मेजर करते हैं दूसरों के परसेप्शन के बेस पे। यानी कि एक्सटर्नली लोग उनको कैसे परसीव कर रहे हैं, इसके बेसिस पे लोग अपने आप को मेजर करते मर्जी हैं। पे हावी Exactly. हो जाने देते हैं। ये सोचने की बजाय कि उनके इंटरनल वर्ल्ड में कितनी ज्यादा डेप्थ है या ग्रेविटी है या पोटेंशियल है या कैपेसिटी है, लोगों का ध्यान सिर्फ इस बात पे होता है कि बाहरी दुनिया में लोग उनको कैसे परसीव कर रहे हैं, जो कि बन जाता है दिक्कत का एक बहुत ही बड़ा कारण। But the moment you start focusing more on your internal world, जिसको हम लोग सेल्फ एनालिसिस भी कहते हैं, ऑटोमेटिकली आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आने लगता है। पता है क्यों? बिकॉज जब आप सेल्फ एनालिसिस करते हैं, आप अपनी स्ट्रेंथ्स को भी रियलाइज कर पाते हैं, बट आप अपनी वीकनेसेस को भी आइडेंटिफाई कर पाते हैं। तो आपको ये भी समझ में आता है कि किन शॉर्टकमिंग्स पे काम करना है और किन स्ट्रेंथ्स को अपने अंदर डेवलप करके एक्सपैंड करना है। तो बहुत ही जरूरी है कि सेल्फ एनालिसिस पे फोकस किया जाए, बिकॉज दैट सेल्फ एनालिसिस लीड्स टू सेल्फ डेवलपमेंट, व्हिच लीड्स टू द बिल्डिंग ऑफ कॉन्फिडेंस इन एनी इंडिविजुअल एट ऑल। जी यश, आपने बहुत ही अच्छी बात बताई हमारी ऑडियंस के लिए। लास्ट में हम आपसे ये पूछेंगे कि एक मंत्रा जो आपकी लाइफ से जुड़े एक्सपीरियंस से हो, या आपने जितनी ऑडियंस को फेस किया, इतने सारे कम्युनिकेशन स्किल्स पे, कॉन्फिडेंस पे इतनी मेंटोरिंग की, आप एक मंत्रा हमारे ऑडियंस को क्या देना चाहते हैं? वेल, ये एक ऐसा मंत्रा होगा जो कि मैं सारे ही अपने इंटरव्यू, सेशंस, टॉक्स, वर्कशॉप सभी में एंड में जरूर बोलता हूँ। No matter how dark the tunnel might be, no matter how long the tunnel might be, you always have to hold your head high and you always have to look ahead at the bright end of it. इसका मतलब ये है कि ना जाने कितनी भी दिक्कतें, कितनी भी प्रॉब्लम्स आपकी जिंदगी में क्यों ना हो, भले ही आपको ऐसा लगे कि आप एक लॉन्ग डार्क टनल में, एक सुरंग में फंसे हुए हैं, लेकिन हमेशा अपना सर उठा के आगे बढ़ते हुए आपका ध्यान होना चाहिए, आपका फोकस और मेडिटेशन होना चाहिए उस ब्राइट एंड पे। क्योंकि आपको पता भी नहीं चलेगा कितने जल्दी, अगर आप सिर्फ आगे बढ़ते रहेंगे, वो छोटा सा ब्राइट स्पेक ऑफ लाइट बन जाएगा एक ह्यूज डोरवे ऑफ इल्यूमिनेशन। तो बहुत ही जरूरी है कि उस ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक को अपने अंदर डेवलप किया जाए, उस ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच को अपने अंदर डेवलप किया जाए, बिकॉज दैट कैन सर्टेनली एक्ट फॉर यू एज अ बूस्टर टू गेट यू थ्रू द डार्केस्ट ऑफ टाइम्स। तो मेरा यही मानना है कि always focus on that bright speck of light for sure and move towards it with your head held high. जी यश, वेरी वेल सेड। यश, थैंक यू हमारे शो पे आने के लिए, इतना समय देने के लिए, और हमारी ऑडियंस को आज के समय की सबसे बेस्ट चीज़ें बताने के लिए कि वो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए। हम आपको थैंक्स बोलना चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ही खुशी हुई आज प्लेटफॉर्म पे आके, and I hope that the audiences feel inspired by all that we discussed. जी यश।